औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन किराम, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये इलेक्शन का साल है और इस हवाले से गुजरांवाला चैम्बर के जो मुतहारब ग्रुप्स हैं उनमें इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ हो चुका है और वहाँ जोड़ तोड़ के नए सिलसिले भी जारी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। हम आज गुजरांवाले के मरूफ बिजनेसमैन हैं डब्ल्यू ब्रदर्स के ऑनर वकास अफजल साहब के पास मौजूद हैं, जो साबिक नायब सदर भी हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे हम आइंदा इलेक्शन के हवाले से गुजरांवाला में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल और मुल्क में जो आइंदा आने वाला बजट है उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वकास अफजल साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो ये बताइए, पहले एहसास ग्रुप का जो आपने 2 साल पहले एहसास ग्रुप बना, आप उसके फाउंडर्स में से हैं और कोर कमेटी के मेंबर हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत थी वैसे एहसास ग्रुप बनाने की? ये किन हालात में बना था, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। सागर साहब, एहसास ग्रुप के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी बेसिकली ये 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो एहसास ग्रुप अपने अलायंस ग्रुप के साथ अभी बिजनेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारा जो पेरेंट ग्रुप है वो बेसिकली बिजनेस ग्रुप है, जिस ग्रुप के ऊपर हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जो अलायंस है आपका, जो हमारा अलायंस है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं और हम सारे ग्रुप्स ने मिलके एक बिजनेस ग्रुप से नाम से बिजनेस ग्रुप के नाम से एक ग्रुप तश्कील दिया है, जो एक हमारा पेरेंट ग्रुप है। हम सब लोग इस ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं फॉर इलेक्शन पर्पस, और तो कोई शक नहीं है कि एहसास मेरा ग्रुप है और बशमूल एहसास और बिजनेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हम भरपूर इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। आपने बात की कि एहसास 2021 में जब बना, तो बेसिकली एहसास, जैसा इस एहसास के नाम से भी है कि ये एहसास करने के लिए एहसास बना। एहसास की बुनियाद बेसिकली कोई इक़्तिदार की लालच नहीं, कोई सीटों की लालच नहीं, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए, मामलात में एक दूसरे का एहसास करने के लिए, लोगों को इकट्ठा लेके चलने के लिए, चीज़ों को मिल बैठ के करने का नाम है। अच्छा, ये जो इख्तिलाफ आपका हुआ था, जाहिर है कि आप एक पहले भी अलायंस था उसमें शामिल थे और हम ये सुनते थे कि वहाँ पे कुछ एग्जेक्टिव सीटों के मामलात थे, उस पर इख्तिलाफ था। तो क्या ये वाकई दुरुस्त है ये तासुर के वहाँ पे एग्जेक्टिव सीटों की जो तकसीम है वो बुनियाद बनी थी आपके इस ग्रुप से अलहदगी और एहसास ग्रुप के बुनियाद रखने में? देखिए, ये बड़ी सतही सी बात है। सीटों की का जो मामला है वो बड़ी सतही सी बात है कि सिर्फ ये कि आप कहें कि जी कुछ सीटों की वजह से हम कोई अलहदा हो गए थे, ये बिल्कुल कहना मुनासिब नहीं होगा। एहसास कतन एहसास की बुनियाद इक़्तिदार की वजह से नहीं थी। एहसास अगर हमने इक़्तिदार के लिए बनाना होता तो इक़्तिदार में तो हम थे, पहले ही थे। अगर हमने ग्रुप क्यों छोड़ना था इक़्तिदार के लिए? इक़्तिदार में तो हम थे, मैं उस वक्त खुद वाइस प्रेसिडेंट भी था। बेसिकली उस ग्रुप के अंदर मुशावरत का अमल नहीं था। हम उस ग्रुप के अंदर होते हुए भी अपने आप को एक लेफ्ट आउट समझते थे। उस ग्रुप के अंदर चंद लोग फैसला साजी करते थे और मामला को चलाने की कोशिश करते थे, बाकी पूरा ग्रुप जो है वो लेफ्ट आउट अपने आप को फील करता था। आज भी बहुत सारे लोग उस ग्रुप के अंदर ऐसे हैं जो उनसे बातें होती हैं तो उनको किसी चीज़ के अंदर वो समझते हैं कि हमें लेफ्ट आउट किया जाता है और सिर्फ चंद लोग जो हैं जो करता धरता खुद को समझते हैं वो ग्रुप चलाते हैं। तो उस वक्त भी जो प्राइमरी रीज़न थी उस ग्रुप से अलहदगी की, वो यही थी कि उस ग्रुप में मुशावरत का अमल नहीं था और वो ग्रुप के लोगों को साथ लेके नहीं चलते थे। ये प्राइम रीज़न थी। हाँ, और भी बहुत सारे खिलाफात थे, लेकिन ये प्राइम रीज़न थे। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चूंकि ये इलेक्शन ईयर है और एक नए सिरे से जोड़ तोड़ का आगाज़ हुआ चाहता है और ख़बरें आ रही हैं लोगों के आने जाने की भी, और इस सिचुएशन में जब आप इलेक्शन कैंपेन में हैं तो आपके साबिक जो एक सीनियर लीडर है ग्रुप के, उनसे एक कह लीजिए कि खुफिया मुलाकात है जिसकी कोई ख़बर तो नहीं जारी की गई, लेकिन उस मुलाकात के बारे में बताइए कि उसकी क्या हकीकत है और ये किन नुकात पर, किस मकसद के तहत जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी मुलाकात उनसे हुई है? सारा सर, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करूंगा कि कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात को, आप इस मुलाकात को खुफिया मुलाकात का आपने नाम दे दिया, जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई है।
एक मुलाकात हुई थी एक साहब से, और उस मुलाकात का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, सियासी बुज़ुर्ग हैं, उनके हुक्म पे वो मुलाकात हुई, और उस मुलाकात का जो पेश मंज़र है वो ये है कि उनका ख्याल था कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल था कि पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले 8-6 महीनों के अंदर कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिसके अंदर खुशी गमी के मामलात के अंदर भी बहुत ज़्यादा रंजिशें डेवलप हो चुकी हैं। कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि खुशी गमी के मामलात के अंदर कोई बहुत सारी रंजिशें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसकी वजह से उनका ख्याल था कि हम एक शहर में रहते हैं और एक शहर में रहते हुए जो खुशी गमी के मामलात हैं वो उसको मरन जून का नाम देते हैं, जो उनकी टर्मिनोलॉजी है। तो उन्होंने ये इजहार किया हमारे साथ, हमें इस चीज़ को डिल्यूट करना चाहिए कि खुशी गमी के मामलात के अंदर हमें इस लेवल पे अपने आप को लेके जाना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ एक डिसेंसी के साथ, एक अच्छे तरीके से नॉर्मलाइजेशन के साथ एक दूसरे को मिल सकें। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा उस मुलाकात का कोई रोल नहीं था। उस मुलाकात का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ उन बुज़ुर्गों की, उनका हुक्म था, और उनके हुक्म के आगे हम सर तस्लीम हम करते हैं हमेशा। उन्होंने कहा कि ये मिलना है, हमने कहा जी हम मिलते हैं, और उन्होंने कहा इस मकसद के लिए मिलना है। मकसद भी मैंने आपको बता दिया बड़ा क्लियरली। तो चैम्बर सियासत के जब बड़े खिलाड़ी आपस में मिलते हैं और जो सीनियर बुजुर्ग भी मिले होंगे, दूसरी जानिब भी एक सीनियर लीडर है, तो कुछ लो और कुछ दो की बात तो ये होगी। देखिए कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, ये मैंने भी कुछ सुना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली देखिए कुछ लोग कुछ दो की बातें तब होती हैं जब कोई बंदा कोई गैर मुतमिन हो। हम अपने बिजनेस ग्रुप के अंदर बशमूल एहसास हम लोग बहुत मुतमिन हैं अपने इत्तेहादियों के साथ। हमारा अपने इत्तेहादियों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, जो मुशावरत का अमल है, वो मैं समझता हूँ वो इस वक्त हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो पीक के ऊपर है। हमें किसी किस्म का कोई मामला ही नहीं है, कोई दूरी का नाम और निशान नहीं है कहीं पे। तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ कोई लेन देन करने की। लेन देन आप तब करते हैं जब आपको कोई डिप्राइव्ड हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। देखें, मिलना एक और बात है, लेकिन लेन देन एक ऐसी चीज़ है जब आप में कोई कमी हो। हमारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें हमारे ग्रुप के अंदर, बिजनेस ग्रुप के अंदर एहसास ग्रुप की अपनी एक पहचान है, और एहसास ग्रुप और बिजनेस ग्रुप एक ही चीज़ है बेसिकली। तो मुझे नहीं कतन भी है इसके अंदर कोई रत्ती बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें कोई। अच्छा, ये जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह से आप यकीन नज़र आ रहे हैं आइंदा इलेक्शन के हवाले से, आपका गुजरा वाला बिजनेस ग्रुप जो है, अलाइंस है, आपको लगता है कि वो अब अगले इलेक्शन में अगर वो कोई ऐसा पुराने साथियों से ना भी मामला करें तो आप अच्छी पोजीशन में, ये मैं समझा हूँ आपकी बात से। मतलब लेकिन मैं इधर आपकी बात को काटने की कोशिश करूँगा माजरत के साथ। मुझे सागर साहब बताएं कि बदल क्या गया ऐसा पुराने साथियों में कि हम उनके साथ मिलने के बारे में सोचें, जिन बुनियादी असूलों की वजह से हमने उनको छोड़ा था, जो हमारे इख्तिलाफात की बुनियादें थीं, तो बुनियादी मिसाल तो आज भी उधर ही हैं। हमारी बुनियादी असूल क्या थे कि वो ग्रुप दूसरों की इज़्ज़त नहीं करता, वो ग्रुप लोगों की इज़्ज़त नफ्स उछालता है। आज भी वो यही कर रहे हैं। तो बदला तो कुछ भी नहीं है। तो जब बदला कुछ नहीं है तो कोई रीज़न ही नहीं है मिल बैठने की। देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई जवाब होता है। जवाब तो आज तक यहाँ तो ना आप मुझे कहें कि जी वो बदल गए हैं, कि ये चंद जवाब थे, ये जुज़ थे जिनकी वजह से आपने उनको छोड़ा था, उन्होंने ये अपने आप को दुरुस्त कर लिया है। अब वो लोगों की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखते हैं। अब वो लोगों से बहुत क्या नाम है, लोगों की बहुत खिदमत करते हैं। मुझे बताएं, जो पिछले 2 सालों में शहर की खिदमत हुई है, मुझे बताएं, अगर हुई है तो मुझे बता दें, मैं भी अपना रिकॉर्ड करेक्ट कर लेता हूँ। लोगों की इज़्ज़त नफ्स कितनी उछाली गई है और कितनी मजरूह हुई है और कितनी कायम की गई है, ये भी आप मुझे बता दें। अभी पिछले हफ्ते का वाक़या है कि एक एग्जेक्टिव मेंबर ऑफिस के अंदर इंसल्ट की गई है। अब देखिए, कुछ भी हो, आप जब किसी की इज़्ज़त नफ्स को बरकरार नहीं रख सकते तो आप ये मत समझें कि लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे। चीज़ें आपको पे बैक करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसा नहीं बदला
जो 2021 में ख़राब था और आज ठीक हो गया। चीज़ें उससे ख़राब हुई हैं, बुरी हुई हैं, बेहतर नहीं हुई। सो किसी किस्म का मैं समझते नहीं हूँ, क्योंकि बेहतरी आई नहीं है। जब बेहतरी नहीं आई तो जवाब भी कोई पैदा नहीं होता। तो जो अगला इलेक्शन है, ये हम तो सुनते आए हैं, पिछले इलेक्शन में भी सुना हमने, और आपके एंड से बड़ी यकीन का इजहार किया गया कि इलेक्शन आप जीतेंगे। इस दफ़ा भी आपकी गुफ्तगू यही इशारा करती है कि आप अपनी फतह का आपको यकीन है पूरा, और इस हवाले से आप पुरुमीद हैं। लेकिन अब इलेक्शन के नताइज थे पिछली दफ़ा भी, इस दफ़ा आपकी अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंज आया है, और इस दफ़ा जो जीत के दावे हैं वो किस तरह से सच करके दिखाएंगे? देखें, पिछले साल भी इलेक्शन हार गए हुए थे। ए क्लास का तो ये वैसे ही हार गए थे, और सी क्लास का भी इलेक्शन हारे हुए थे। पिछले साल भी अगर आप को याद हो कि उस वक्त मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट था, और उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने हल्फ दिया था कि जी किसी किस्म की कोई जालसाजी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जिस लेवल की जालसाजी हुई उसके बहुत सारे लोग गवाह हैं, आप लोगों को भी पता होगा। हमने एक मरबूत पॉलिसी के तहत वो जालसाजी पकड़ी, लोगों की टेम्पर्ड रिटर्न्स थी, सारी टेम्पर्ड रिटर्न्स हमने हाईलाइट की, मंजर आम पर लाए, डीजीटी ऑफिस में हमने वो सारी निशानदेही करवाई, जिसकी बुनियाद पर वो सारे वोट डीजीटीओ ने एक्सक्लूड भी कर दिए थे। फिर उसके बाद उस वक्त एक सिटिंग मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, फिर वो उनकी इस अरीना में एंट्री हुई। फिर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए डीजीटीओ ऑफिस के अंदर मामलात को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से मामलात बदल गए। लेकिन एवरी डे इज़ नॉट फ्राइडे वाली कहावत मैं यहाँ पे कहूँगा कि हर दफ़ा हर चीज़ नहीं होती। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस दफ़ा बड़े मार्जिन से ये सी क्लास भी हारेंगे और ए क्लास भी हारेंगे। और ये जिन चीज़ों को काउंट करके बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि जिन चीज़ों के ऊपर हमारे ग्रुप की स्ट्रेटजी है, हमें पता है कि ये कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कौन कौन से वोटों को काउंट करके बैठे हैं, कि ये कौन से वोट हमारे कौन सा सेक्टर या कौन से एरियाज़ के अंदर इनकी स्ट्रेंथ है। हमारे पास सारा होमवर्क है, सारी वर्किंग है, और हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, उसको काउंटर करने के लिए बैठे हुए हैं। सदर चैम्बर ने कहा है कि अभी हालिया उनका बयान है कि अगले इलेक्शन में 75-25 का मुकाबला है, यानी 75% वो समझते हैं कि वोटर्स उनके साथ हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे? मैं यही पूछूंगा कि वो पता नहीं कौन सी जन्नत में रहते हैं। मैं इससे ज़्यादा मुहावरा ज़्यादा भी नहीं आगे लेके वो जाना चैम्बर की चाहूँगा। जन्नत में रहते हैं जहाँ बैठे हैं वो। अल्लाह करे चैम्बर एक जन्नत बने, अभी तो नहीं है। जब जन्नत बन जाएगी चैम्बर तो फिर आप ये कह सकते हैं, अभी तो किसी और ही जन्नत में है। 75% वोट किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है, ये दावा तो बहुत से लोग बहुत से इलेक्शनों में करते हैं, लेकिन पता उस दिन चलता है जिस दिन वोटर एक्चुअली आता है। वो तो पिछला इलेक्शन भी जीते हुए थे अगर आप अपने दावों के मुताबिक, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो आपके सामने रिज़ल्ट आ गया था। उनको ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी अगर वो पिछला इलेक्शन जीते हुए थे। जिस तरीके से पिछला इलेक्शन हुआ और पिछले इलेक्शन के जो रिजल्ट डिस्प्यूट हो गया ना आपका, और वो जो मामला हुआ, और इस इलेक्शन के अंदर भी जो फोर्थ कमिंग इलेक्शन है, मैं आपको बात बताऊँ ये बड़ा क्लियर है। उनको वोट ढूंढने पड़ने हैं। उनको जितने वोट पिछले साल पड़ गए, उनके साथ रह कौन रहा है? उनके अपने साबिक एग्जेक्टिव मेंबर्स उनको छोड़े हैं। मुझे एक बात बताएं सागर साहब, पिछले 2 साल के अंदर उनको छोड़ के आपको नज़र नहीं आ रहा उनको छोड़ के कितने लोग उनको छोड़ के इस ग्रुप में आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अगर गिनाना शुरू करूं आपको तो मैं आपको 20 नाम गिना सकता हूं जो कि पिछले इलेक्शन में उनके साथ थे, अब उनके साथ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे साइलेंट लोग हैं जो उनके साथ थे और आइंदा नहीं रहेंगे, और वो पाइपलाइन में है कि वो नहीं रहना चाहते उनके साथ। और ना उनके साथ ना रहने की एक ही वजह है, उनके रवैये। जो हमारा उनसे असूली इख्तलाफ है वो भी उनके रवैये हैं, और जो लोग उनको छोड़ रहे हैं वो भी इसी वजह से छोड़ रहे हैं कि उनके जो रवैये हैं लोगों के साथ, उनका रवैया लोगों के साथ बहुत मुतकब्बराना है और लोगों को नज़र आ रहा है। वो किसी वोटर को, किसी मेंबर को इज़्ज़त नहीं देना चाहते। वो समझते हैं कि इज़्ज़त की फाख्ता सिर्फ उनके सरों पर बैठी हुई है और वो किसी और को उसका हक नहीं देना चाहते। वेयर एज एहसास और बिजनेस ग्रुप की पॉलिसी ये है कि हर मेंबर, चाहे वो छोटे से छोटा मेंबर है, वो पूरी इज़्ज़त का हकदार है। हम हर मेंबर को उसकी इज़्ज़त दिलाएंगे और दिला रहे हैं। हमारे साथ लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? हम लोगों को कुछ दे भी नहीं सकते, हम बरसर इक़्तिदार नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या दे रहे हैं? हम लोगों को इज़्ज़त दे रहे हैं, हम लोगों को प्यार दे रहे हैं। लोग हमारे इज़्ज़त देने से, प्यार देने से मुतासर हो रहे हैं।
और हम ये देते रहेंगे। इज्जत एक रबर बॉल की तरह है। अगर आप अपनी इज्जत कराना चाहते हैं ना, तो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा था कि मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर आप इज्जत करवाना चाहते हैं ना, तो ये रबर बॉल है, इसको दीवार पे मारो, ये वापस आएगी। अगर आप ज़्यादा इज्जत करवाना चाहते हैं, ज़्यादा ज़ोर से दीवार पे मारो, ये ज़्यादा ज़ोर से वापस आएगी। तो इज्जत करवाने के लिए आपको इज्जत करनी पड़ती है। कि जो लोग समझते हैं ना कि इज्जत कराए बगैर इज्जत मिलेगी, वो खाम ख्याली में है। कोई आपसे कोई डर सकता है, वो डर सकता है जो खौफ के बादलों में फंसा हुआ है। जिसने खौफ के बादल तोड़ दिए, जो निकला है उनसे बाहर, जिसने जो खौफ को जिसने जुटला दिया, वो फिर आपके काबू में नहीं आता। और इंशाल्लाह हम ये खौफ को तोड़ रहे हैं और लोग अब इस खौफ से बाहर निकल रहे हैं। वैसे भी आप देखें ना, जनरली भी ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान भी आप देखें, शहर की बात अगर हम करें तो शहर से बाहर भी जाके देखें, तो लोग अब इस तरह के खौफ में नहीं है। अब किसी ने किसी को ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, हर बंदा अपना कारोबार कर रहा है। ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है। ये जो कारोबारी लोग हैं, ये अपना कारोबार करते हैं और अच्छे कारोबार करने वाले लोग हैं। इज्जत इनका हक है। इज्जत हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी इज़्ज़त करें। अगर कोई इनकी इज़्ज़त करता है, इनको प्यार करता है, तो ये इनका हक है। हमें इनको इनका हक देना है और इनको इनका हक दिलाना है। चैम्बर किसी की मिरास नहीं है, या कोई भी इदारा किसी की मिरास नहीं होती, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है। वकास साहब, ये गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जब हम कारकर्दगी को जांचते हैं, एक पूरी हिस्ट्री है, तो इसको दूसरे चैम्बर्स का लोग हवाला देते हैं। सियालकोट की बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि सियालकोट चैम्बर से हमारी कारकर्दगी बहुत निचली सतह पर रही है उसके मुकाबले में। और ये जो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में जो इख्तलाफात हैं और जो फासले हैं, जो दूरियाँ हैं, जो मुखालफत है एक दूसरे की, क्या इस मुखालफत ने, इन इख्तलाफात ने गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी को और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उसकी असल मंजिल से दूर नहीं रखा? देखें, आप सियालकोट की एग्जांपल लें या किसी और की एग्जांपल लें, हमेशा वो अदारे या वो प्लेटफॉर्म्स ग्रो करते हैं जो अपने आप को फैलाते हैं। हमेशा वो परिंदे उड़ते हैं जो अपने पर खोलते हैं। कभी आपने किसी ऐसे परिंदे को उड़ते देखा है जो अपने पर बिठा के बैठा हो? वो उड़ नहीं सकता। उड़ने के लिए आपको अपने पर फैलाने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे। जब आप पर खोलते हैं तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा लोगों को आपको दायरे में लाना पड़ता है। यही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मुशावरत, बाहमी रजामंदी। जब आप लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे, यहाँ पे तो लोगों को ऑन बोर्ड नहीं करना चाहते ना ये लोग। ये जो रवैये जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, अब इसने ये चैम्बर के मैदान को ज़ाती इंतकाम का और हसद का, बुग़्ज़ का, इल्ज़ामात का मैदान नहीं बना दिया इसने? जी, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती इंतकाम नहीं है, किसी के साथ कोई ज़ाती बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ ही नहीं है। हमारा इनके साथ असूलों का इख्तलाफ है, असूलों का ताल्लुक़ है। हम इनकी ज़ात के ऊपर तो बात भी नहीं करना चाहते, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, ना किसी की ज़ात को एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा किसी की ज़ात से कोई इख्तलाफ ही नहीं है, मेरा उनके रवैयों से इख्तलाफ है, उनके असूलों से इख्तलाफ है, उनके एक्शन से इख्तलाफ है। देखिए, आपका एक्शन गलत होता है, इंसान गलत नहीं होता। कोई भी काम गलत जो है वो कोई भी करे वो गलत होगा। ये नहीं होगा कि एक अमीर आदमी ने वो काम किया तो वो ठीक हो जाएगा और एक गरीब ने किया तो वो गलत होगा। वो कोई भी करेगा तो वो गलत होगा। एक्शंस गलत है। जब आप अपने एक्शंस ठीक कर लेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। जब आप अपने एक्शंस को गलत करेंगे तो वो कोई भी करेगा वो गलत है। बात ये, आप सियालकोट की बात करते हैं। सियालकोट में ये सियाल एयरलाइन है, आपको पता है कितने मेंबर्स का बोर्ड है? 700 मेंबर्स का वो बोर्ड है, 700 डायरेक्टर्स हैं सियाल एयरलाइन के। यहाँ पे आप 700 मेंबर का बोर्ड चला सकते हैं गुजरांवाला में? यहाँ पे 7 बंदे इकट्ठे बैठते हैं, शाम को लड़के उठ जाएंगे। 700 बोर्ड मेंबर्स हैं और वो एयरलाइन चला रहे हैं। दुनिया का सबसे फ्रेजाइल बिजनेस है एयरलाइन का। यही यूनिटी यहाँ चाहिए ना वकास साहब, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर, उसके लिए आपको सागर साहब पहले लोगों को ग्रूम करना पड़ेगा। हम ग्रूम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि चंद हाथों के अंदर मामलात रहें, वो फैसले करें और वो सिर्फ अपनी महदूद सोच के ऊपर मामलात को चलाना चाहते हैं। जो लोग नए लोगों को नहीं लाना चाहते ना, बेसिकली उनकी अपनी सोच इतनी महदूद है, उनका विजन ही कोई नहीं है। उनका विजन इसलिए कोई नहीं है कि उन्होंने चैम्बर को सिर्फ अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सिर्फ सोचा हुआ है कि ये अगर ये चैम्बर में लोगों के काम होना शुरू हो गए तो शायद हम कहीं पीछे ना रह जाए। उनको कोई खौफ है,
उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन नहीं है, इसलिए वो शायद इदारों का सहारा लेते हैं। उनको अगर अपनी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन हो तो वो शायद इदारों का सहारा ना लें। मेरा ख्याल है जितने भी ये लोग हैं ये अपने काम खुद भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं, मामला चला सकते हैं, अपने चलाते भी होंगे, अपने कारोबार चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको खुद पे यकीन नहीं है, जिस वजह से इस चैम्बर के साथ इस तरह चिपके हुए हैं कि शायद इसके बगैर इनकी शायद सर्वाइवल नहीं है। बात यह है कि ये इदारा था, इस इदारे को इस्तेमाल गुजरांवाला, आपको पता है गुजरात चैम्बर और सियालकोट चैम्बर का पेरेंट चैम्बर गुजरांवाला चैम्बर है। ये दोनों चैम्बर एग्जिस्ट नहीं थे करते, ये दोनों चैम्बर्स जो हैं ये गुजरांवाला चैम्बर्स के बेबी चैम्बर्स हैं। पहले सियालकोट चैम्बर बना गुजरांवाला चैम्बर से निकल के, फिर गुजरात चैम्बर बना गुजरांवाला चैम्बर से निकल के। आज वो दोनों चैम्बर्स किधर हैं और हम किधर हैं, इसकी क्या वजह? मुझे बताएं, पिछले 10 साल के अंदर हमारे चैम्बर ने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं और हमारे चैम्बर्स ने क्या पॉलिसी दी है? हमारे गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी के लिए हमने किया क्या? अपने मसाइल को हाईलाइट करने के लिए हमने क्या किया? हम तो अपने मसाइल नहीं हाईलाइट कर सकते, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने मसाइल कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुंचा सकें। अच्छा ये बताएं, अभी आपके चैम्बर के जो इलेक्शन है इससे हट के मुल्क में नया बजट जो है ज़ाहिर है हुकूमत पेश करने जा रही है, सालाना बजट आने वाले हैं, तो बिज़नेस कम्युनिटी को उसकी नुमाइंदगी करते हुए आप इस बजट में क्या तजावीज़ हैं, इसके लिए क्या ज़रूरी इकदाम हैं जो आप समझते हैं कि इस बजट में हुकूमत को उठाने चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमारी मईशत का पहिया चले बल्कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़े इससे? देखिए, बजट सागर साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बजट किसी किस्म का कोई बजट आ जाएगा तो ओवरनाइट उसके अंदर कुछ चीज़ें तब्दील हो जाएंगी या कोई एक बजट आपकी इकॉनमी को रिवाइव कर देगा। कतन ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई एक बजट कोई भी आके दे दे या कोई भी पॉलिसियाँ आ जाए तो एक बजट कोई चाहे किसी पार्टी का हो या कोई टेक्नोक्रेट्स आ जाए, एक बजट आपको ठीक नहीं कर देगा। हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है और हमें अगले 5 से 10 साल कंसिस्टेंटली उस पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर जाके हमारी इकॉनमी ठीक होगी। और जो एक्सपोर्ट है और जो आपकी इकॉनमी है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड अप है। दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो एक दूसरे को ठीक करेंगी। कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के बगैर ठीक नहीं हो सकेगी। आपको पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है जी? पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जी आपकी जो आपका सरमाया है वो गलत जगह पे पार्क हो रहा है। दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की, आपके इस वक्त 2 मेन एग्जांपल्स ले लें अपने हमसायों की, इंडिया और चाइना की। दोनों ने तरक्की की है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, जिन्स प्रोड्यूस की है और ख़िदमात प्रोड्यूस की हैं। हमने क्या किया है? हमने या पैसा बैंकों में रखवाया है या हमने प्रॉपर्टी का कारोबार किया है। मुझे बताएं कि ये 2 कारोबार करके कोई और किसी और नेशन ने अगर तरक्की की है तो उसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो शायद हम भी कर लें। अब तो रियल एस्टेट भी स्टक हो गया। अब तो देखें, अब पैसा आना बंद हो गया ना। रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स कौन थे? रियल एस्टेट में यहाँ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे नाराज़ है, वो मेरा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। दूसरा, पाकिस्तान की जो करेंसी की सिचुएशन है उसके अंदर भी ओवरसीज़ को अब फ़ायदा नहीं है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ती भी है तो डिवैल्यूएशन से उनकी वैल्यूज़ इतनी कम हो जाती हैं तो उनको गेन एक्चुअली नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है उनका गेन। अगर कोई प्राइस यहाँ पे बढ़ती भी है पाक रुपी में, तो उनकी अगर डॉलर्स या पाउंड्स या किसी भी और तरह यूरोस के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो उनकी वैल्यूज़ तो फिर भी नीचे ही आ जाती हैं। पॉइंट इज़ कि हमें अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देना पड़ेगा। हमें अगर 10 साल की पॉलिसी देनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका पैसा है वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हो। अब मैं जब कहता हूँ इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री से मुराद कोई बड़े कारखाने नहीं है, इसमें छोटे कारखाने भी शामिल हैं। चाहे आप एक कमरे का कारखाना हो, चाहे एक खराद मशीन, एक मिलिंग मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन ही क्यों ना लगाई जाए। आपको याद होगा पुराने ज़माने में कॉटेज इंडस्ट्री महलों के अंदर लोगों ने अपनी ड्राइंग रूम बैठकों के अंदर छोटे छोटे कारखाने लगाए थे। हमें वापस वो रिवाइव करना पड़ेगा। वेंडर इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। छोटे जो बिजली इतनी महंगी है कि लोग डरते हैं। देखिए, ये बेसिकली ये पूरा एक मैं वही कह रहा हूँ कि आपको एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी देनी पड़ेगी। ये उसके हिस्से हैं। आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी देनी पड़ेगी कि आपके कॉटेज इंडस्ट्री लगे, छोटे से लेके बड़ा कारखाना लगे, और उसको लगाने के लिए वो तब लगेंगे जब आपको
वो उसकी फाइनेंशियल मॉडलिटीज़ आप डिस्कस करेंगे कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एट पार हो। उसको करने के लिए आपको उसको 3 चीज़ें करानी पड़ेंगी। नंबर 1, आपको उसकी एनर्जी टैरिफ रैशनलाइज करने पड़ेंगे कि हमें जो एनर्जी है वो उस प्राइस पे इंडस्ट्री को मिले, या किसी तरीके से एनर्जी उस लेवल पे हम आईपीपी से नेगोशिएट करें, या जिस तरीके से ये अभी हम सोचना पड़ेगा कि कैसे मुमकिन है। ये काम है गवर्नमेंट के सोचने वाले। एक बजट कुछ भी नहीं कर पाएगा इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म काम है, जो मैंने कहा 10 साल की पॉलिसी है कि कैसे करेंगे। हो सकता है ये काम 2 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, लेकिन हम जब ये कर लेंगे उसके बाद हम ठीक होना शुरू होंगे। वो हमारा पहला कदम होगा। नंबर 1, आपका एनर्जी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, टैरिफ रैशनलाइजेशन हो। नंबर 2, आपको R&D करनी पड़ेगी अपने प्रोसेसेस के अंदर कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करनी है वो क्या करनी है। नंबर 3, आपको वर्कफोर्स स्किल इन्हांसमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्किल जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। वो हमारे पास जो लोग हैं उनकी स्किल लेवल वो नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल है। अगर एक बंदा चाइनीज़ है या इंडियन है, उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो नहीं है जो एक पाकिस्तानी का एफिशिएंसी लेवल है। वे बैक 60s के अंदर या 60s के अंदर पाकिस्तानी वर्कर की एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 25-30 साल के अंदर हम वो एफिशिएंसी लेवल गवा बैठे हैं। हमें उसको रीब्रीच करना पड़ेगा। अगर हम ये 3-4 काम अब एक पॉलिसी के ज़रिए अडॉप्ट कर लें, और ये करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ ये एक शॉर्ट टर्म काम नहीं है, ये 5 से 10 साल हमें लगेंगे सिर्फ लॉन्चिंग पैड पे आने के लिए। उसके बाद इंडस्ट्री रिवाइव होगी, उसके बाद इकोनॉमी रिवाइव होगी, उसके बाद एक्सपोर्ट्स रिवाइव होंगी, क्योंकि हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप आज सारी दुनिया फैसला कर ले कि हमने सब कुछ पाकिस्तान से खरीदना है, तो आपके पास क्या है दुनिया को देने के लिए? आपकी इंजीनियरिंग गुड्स इस काबिल नहीं है कि कहीं जा सके। आपको उसके ऊपर R&D करनी पड़ेगी कि उसको आपको क्रेडिबल करवाना पड़ेगा, कंप्लाइंसेस करवानी पड़ेंगी अपनी इंजीनियरिंग गुड्स की कि वो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी एक्सेप्टेंस बने। जब तक हमारी गुड्स की एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी हम कैसे बेचेंगे? आपके पास आज बेचने को है क्या? टेक्सटाइल, राइस के अलावा आपके पास कोई तीसरा मेजर चंक नहीं है जिसको आप बेच सकें। आपने ऑटोमोबाइल्स की इतनी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर, 3-4 नए प्लांट लग गए हैं, लेकिन आपकी सारी की सारी जो कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल्स की हैं वो एलिमिनेशन मेथड के ऊपर काम नहीं कर रही, और अभी भी वो काफ़ी कुछ इंपोर्ट करके कर रही हैं, जिसकी वजह से वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा सकती अपनी ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और बाहर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ी क्यों नहीं पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो सकती? इंडिया अब अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता है। अगर आप मिडल ईस्ट जाएँ तो जितनी वहाँ पे बसेस चल रही हैं, ख़ासतौर पर जितनी लेबर की जो बसेस हैं वो सारी टाटा की बसेस हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हम एक्सपोर्ट करें? हम टेक्सटाइल और राइस के अलावा मुझे आप नाम बताएं कि हमको मेजर कंपोनेंट, मेजर चंक कह सकें कि हम इस चीज़ की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमें पहले अपनी बेस डेवलप करनी पड़ेगी कि हमारे पास 8, 10, 20 प्रोडक्ट्स हों जिनको हम बेच सकें, और उसके लिए अरसा लगेगा। लॉन्ग टर्म में आपको पॉलिसीज हमें कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए। 5 से 10 साल की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी चाहिए। फिर लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। उसके फिर फ्रूट्स आएंगे आपके पास 5 साल के बाद आना शुरू करेंगे, और 10 साल के बाद जाके वो मैच्योर होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वकास अफजल साहब आपका। आपसे तफसीली गुफ्तगू रही, और मैं आपके लिए, आपके ग्रुप के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। और ये इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे हम कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आइंदा इलेक्शन पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो, और आप लोगों के दरमियान फासले भी कम हो, और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल और शहर के मसाइल के हवाले से आप सब अपना अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे वकास अफजल साहब, जो साबिक नायब सदर हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे की गई गुफ्तगू आपने सुनी। इस हवाले से आपकी आरा का इंतजार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।